हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 है और आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो गेन करेंगे, दैट इज़ द ऑर्गेनेली कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। एंड दिस क्लास इज़ फॉर द CSI एंड नेट JRF एस्पिरेंट्स। ओके, नाउ जो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनली कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले थोड़ा जो है ऑर्गेनली उनके लोकेशन एंड उसके फंक्शन के बारे में थोड़ा एक रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले भी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। तो मैं एक बार इसको चीज़ें को लेके चलती हूँ, फिर आगे एक एक करके हम सारे ऑर्गेनली के बारे में डील करेंगे। तो कौन कौन से ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, पेरोक्सीसोम है, साइटोस्केलेटन है, वैक्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रियोल है, ठीक है, फ्लैजिला है। तो these are the organelle and these organelle present in where in plants and in animals। यानी कि प्लांट एनिमल के कंपैरिजन में हम पहले बात करेंगे कि ये कहाँ पे पाया जाता है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो जब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो है प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों में पाया जाता है। और इसका क्या फंक्शन है, तो न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, DNA को कंटेन करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ATP का प्रोडक्शन करना। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होता है इन मोर अमाउंट। ओके, ना क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। और इसका क्या फंक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस करवाने में ये हेल्प करता है। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी प्रेजेंट होता है एज वेल एज एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट आता है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लांट में भी प्रेजेंट होता है एज वेल एज एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है पेरोक्सीसोम का, ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कराता है एंड ATP का प्रोडक्शन होता है जिससे। तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कराता है और भी दूसरे कंपोनेंट के ये उनका ऑक्सीडेशन कराने में ये पार्टिसिपेशन लेता है, दैट इज पेरोक्सीसोम। ठीक है, प्लांट में भी प्रेजेंट होगा और एनिमल में भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन भी दोनों में प्रेजेंट होगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी। साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, तो साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन होता है कि ये मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है साइटोस्केलेटन और उसके शेप को भी मेंटेन रखने का काम करता है। जो वैक्यूल है वो प्लांट में भी प्रेजेंट होगा एज वेल एज एनिमल में भी प्रेजेंट होगा। और जो ये वैक्यूल होता है ये स्टोरेज एरिया का काम करता है, एक स्टोरेज मतलब एरिया का, या इसका जो फंक्शन होता है वो एज ए स्टोरेज एरिया के रूप में होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो भी प्लांट में भी प्रेजेंट होगा एज वेल एज एनिमल में भी प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म इज द होम ऑफ ऑल द ऑर्गेनेलीज। ऑल द ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जैसे हमारे रहने के लिए घर होता है वैसे ही जितने भी ऑर्गेनेली हैं उसको रहने के लिए घर होता है एंड जिस घर को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, होम ऑफ सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। और ये सेल वॉल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या काम करता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट देता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी जो है वो दोनों में प्रेजेंट होगा, प्लांट में भी प्रेजेंट होगा और एनिमल में भी प्रेजेंट होगा। और गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होता है, तो ये जो है प्रोटीन के पैकेजिंग में एंड सिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी गोल्जी बॉडी क्या करेगा, प्रोटीन के पैकेजिंग में हेल्प करेगा एंड इसके प्रोसेसिंग में भी हेल्प करेगा, राइट।
लाइसोसोम जो है वो मेनली एनिमल में प्रेजेंट होता है बट रेयरली प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कभी कभी प्लांट में किसी प्लांट में हो सकता है बट इट इज़ मोस्ट एबंडेंट प्रेजेंट इन एनिमल। ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है लाइसोसोम का कि ये ब्रेक डाउन करता है किसका, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, फूड को डाइजेस्ट करता है एंड जो है फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है और उसको ब्रेक करने का काम करता है। कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आ गया है, कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, उसको इनगल्फ करके ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। राइट, इस तरीके से लाइसोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी प्लांट में भी प्रेजेंट होगा एज वेल एज एनिमल में भी प्रेजेंट होगा, तो दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस का मूवमेंट है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कराने में हेल्प करता है। ठीक है, जो कि बाहर से चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आएंगी और अंदर की चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या चीज़ें अंदर आएंगी और क्या बाहर जाएंगी ये जो है चीज़ें डिसाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब आता है और दोनों में प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन, प्लांट में भी एंड एनिमल में भी। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज अ ER। दैट इज ER भी प्रेजेंट होता है एनिमल में भी एज वेल एज प्लांट में भी, दोनों में प्रेजेंट होगा। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना एज वेल एज लिपिड का सिंथेसिस करना। यानी कि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा, यानी एंड यदि वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो जो है लिपिड का सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होगा एंड सेंट्रियोल पार्टिसिपेट इन द सेल डिवीजन एंड माइटोसिस प्रोसेस। तो सेंट्रियोल जो है वो एनिमल में प्रेजेंट होगा, इसका क्या फंक्शन होता है, सेल डिवीजन में, माइटोसिस में ये फंक्शन अपना परफॉर्म करता है। सेंट्रियोल आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से सेल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा, नहीं तो हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो हम लोग वहाँ पे डिटेल में इसे के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला आपको पता होगा कि एनिमल में प्रेजेंट होता है और सभी एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होते, कुछ ही एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप जब प्रोटोजोअन एनिमल्स को देखेंगे तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसे कि लेशमैनिया डोनोवेनी देखेंगे, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसी देखेंगे। तो कुछ एनिमल्स हैं जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एंड फ्लैजिला का काम क्या होता है कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है। क्योंकि जो प्रोटोजोअन एनिमल्स है यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात करें तो उसमें कोई भी ऑर्गेन सिस्टम वगैरह नहीं होता है, टिश्यू भी नहीं होता है यूनिसेलुलर, या तो ऑब्वियसली सिंगल सेल का बना हुआ होता है, इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वगैरह नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई इसमें एक पार्टिकुलर जो ऑर्गन होने चाहिए मूवमेंट के लिए नहीं होते हैं, इसमें कि यूनिक जो है ऑर्गन डेवलप हो जाता है, दैट इज़ द फ्लैजिला। एंड ये फ्लैजिला मूवमेंट कराने में हेल्प करता है उस एनिमल में। ठीक है, so this is all about the organelle and the location, either it is present in plant, animal or it present in both the plants and as well as animals and their functions, जो कि हम लोगों ने अभी देखा क्या क्या चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार फिर से। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, फिलामेंट्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, दीज आर द सेल ऑर्गेनेलीज, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ के बारे में कुछ को हम लोग स्किप भी करेंगे और कुछ को हम लोग डिटेल में भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो जो सेल ऑर्गेनेली होता है वो दो तरीके का होता है, या तो वो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा या तो वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होगा। तो इस तरह से ऑर्गेनेली को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या डबल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस और सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कौन कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड क्लोरोप्लास्ट होता है।
ठीक है। जबकि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कौन सा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है एंड पेरोक्सिसोम होता है। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली एंड सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, दो तरह के ऑर्गेनेली हो गए। सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि जिस ऑर्गेनेली के ऊपर सिर्फ एक कवर लेयर चढ़ा होगा, दैट इज द सिंगल मेम्ब्रेन। और कौन कौन सा होगा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम। वैसा ऑर्गेनेल इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ होगा, उसको बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। और ये कौन कौन से होंगे, न्यूक्लियस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, चलिए अब यदि ये हम लोगों ने जो भी सेल ऑर्गेनेली देखा है, इसके वॉल्यूम के बेसिस पे अगर हम बात करें कि किसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगी परसेंटेज ऑफ सेल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेटिव वॉल्यूम्स ऑक्यूपाई बाय द मेजर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट इन लीवर सेल्स हिपेटोसाइट। मतलब एक लीवर सेल के अंदर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कि उसमें जो परसेंटेज ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम होगा किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे साइटोसोल का ज़्यादा है, दैट इज़ 54 एंड माइटोकॉन्ड्रिया का 22, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ना 9, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी एंड द गोल्जी सिस्टर्नी का 6, न्यूक्लियस का 6, पेरोक्सिसोम का 1, लाइसोसोम का 1, एंडोसोम का 1। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा किसका है, साइटोसोल का है। उससे सबसे ज़्यादा, ठीक है, उससे कम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है, राइट। उससे कम किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का RER लिख सकते हैं। उससे कम किसका है, SER, इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इससे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कम कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कम कौन है, पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम से कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम से कम कौन है, एंडोसोम। तो इस तरीके से आप अरेंज जो है, अगर इसको अरेंज करा जाए तो इस तरीके से होगा, यानी कि सेल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सेल वॉल्यूम किसका होगा, एक लीवर सेल हिपेटोसाइट के अंदर की बात करी जा रही है तो साइटोसोल का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम माइटोकॉन्ड्रिया, उससे कम RER, उससे कम SER, उससे कम न्यूक्लियस, उससे कम पेरोक्सिसोम, उससे कम लाइसोसोम, उससे कम एंडोसोम्स। ठीक है, तो इस तरीके से सेल वॉल्यूम जो है वो परसेंटेज में यहाँ पे बात करी जा रही है। परसेंटेज में 54%, 22%, 9%, 6%, 6%, 1%, 1% एंड 1%, राइट। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, गोल्जी सिस्टर्नी एंड न्यूक्लियस का 6% है, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, एंडोसोम्स का 1% है। ठीक है, तो इसमें जो हायर सबसे ज़्यादा है, अगर जनरली उसी की चीज़ें पूछी जाती हैं तो यहाँ पे साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस तक चीज़ें हम लोग डील करते हैं। ठीक है, बाकी हमने पूरा बता दिया कि किसकी सेल वॉल्यूम परसेंटेज के अकॉर्डिंग इन द लीवर सेल कितनी होती है एंड कैसे हम उसको अरेंज कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग एक एक करके ऑर्गेनेली को डील करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज द टोटल DNA इन एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर टू इट्स जीनोम। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, कि मतलब न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, कि DNA कंटेन करता है ऑर्गेनिज्म में, और जिसको कि जीनोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है वो क्या है, हाउसिंग ऑफ सेल जीनोम है। ये न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन एनिमल सेल। न्यूक्लियस जो है वो एनिमल सेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली है, जो कि फिल्ड रहता है क्रोमेटिन से, और ये बना हुआ होता है DNA एंड प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस एनिमल सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर क्रोमेटिन का नेटवर्क होता है और ये बना हुआ होता है DNA एंड प्रोटीन का। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे DNA बनता है, mRNA बनता है एंड tRNA बनता है, बट प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस। ओके, ट्रांसलेशन प्रोसेस इज नॉट occurring in the nucleus, but it is translation process occurs in the cytoplasm. Okay,
ना न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ डीएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। न्यूक्लियस जो है वो डीएनए बनने का साइट है, एमआरएनए बनने का साइट है एंड टीआरएनए बनने का साइट है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये दो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होगा, और ये जो दोनों मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होंगे वो फॉस्फोलिपिड का लेयर का बना होगा, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो कि डिफरेंट टाइप का प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो कि बैरियर की तरह काम करता है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि हम यहाँ पे एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाए इस तरह से, आप देखिए ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, राइट, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो इसके जस्ट जो आउटर लेयर होंगे वहाँ से इस तरीके से क्या लगा हुआ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से क्या लगा हुआ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ होगा इस तरीके से। ठीक है, एंड कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। व्हाई कॉल्ड अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज हियर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइट। इस तरीके से यहाँ पे ये जो है ये RER इस तरीके से लगा हुआ है। इस तरह से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन लेयर पे कॉन्टिन्यूस जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ये प्रेजेंट होगा। अब एक ऑर्गेनली आता है, दैट इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होता है, न्यूक्लियर डेंस कंपार्टमेंट है, जो कि जहाँ पे RNA सेल ज़्यादातर पाए जाते हैं, दैट इज RNA फॉर द राइबोसोमल RNA सिंथेसाइज होता है और राइबोसोम जो है वहाँ पे असेंबल्ड होता है। तो न्यूक्लियोलस जो है वो क्या है कि एक न्यूक्लियर डेंस कंपार्टमेंट है, ठीक है, जहाँ पर RNA यानी कि राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होती है, बनता है और राइबोसोम असेंबल होता है। उसके बाद आता है एक NPC, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये जो न्यूक्लियस के यहाँ पे NPC प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अभी हम लोग डायग्राम पे भी जाएंगे, जो कि अलाउ करता है मटेरियल को मूव कर, मतलब मटेरियल को मूव करने के लिए अलाउ करता है बिटवीन द साइटोसोल एंड द न्यूक्लियस। यदि ये न्यूक्लियस है और ये साइटोसोल है, ठीक है, ये है साइटोसोल और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें आएंगी और न्यूक्लियस से बाहर आएगा। ये किसके थ्रू अंदर जाएगा, किसके थ्रू बाहर आएगा, जो भी एक्सचेंज होगा बिटवीन द साइटोसोल एंड न्यूक्लियस के बीच में एक्सचेंज होगा। ये जो अंदर जाएगा और बाहर जाएगा किसके थ्रू जाएगा, तो NPC के थ्रू, यानी कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या बना होगा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बना होगा, दैट इज NPC, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बना हुआ। ये क्या करता है कि मटेरियल को अलाउ करता है बिटवीन द साइटोसोल एंड न्यूक्लियस के बीच में मूव करने के लिए, किसके द्वारा, तो स्मॉल पोलर क्या क्या ये जो है मूव करा सकता है, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स को मूव करा सकता है, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स को भी पास करा सकता है थ्रू द न्यूक्लियर इन्वेलप। ओके, जो ये NPC होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ये 30 डिफरेंट पोर प्रोटीन्स जो है इसमें का बना हुआ होता है, जिसको कि न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं या NUPS बोलते हैं। यानी कि NPC दैट इज़ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो 30 डिफरेंट पोर प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, एंड ये पोर प्रोटीन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूक्लियर लेमिना पे। न्यूक्लियर लेमिना क्या होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक में पाया जाता है एंड पेरिफेरल क्रोमेटिन के पास पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर लेमिना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, यानी कि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके नज़दीक में ये न्यूक्लियर लेमिना प्रेजेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, पेरिफेरल क्रोमेटिन के पास भी ये प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो न्यूक्लियर लेमिना है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन का और लेमिन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, किसका बना हुआ होता है न्यूक्लियर लेमिना, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन का और लेमिन्स का बना हुआ होता है, जिसका फंक्शन क्या है कि शेप और रिजिडिटी को प्रोवाइड करना, यानी इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी।
ठीक है, शेप और रिजिडिटी को ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में देखा एंड न्यूक्लियस के बारे में देखा, न्यूक्लियस के बारे में देखा, एनपीसी दैट इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा, न्यूक्लियर लेमिला के बारे में देखा। ठीक है, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट कहाँ पे होगा? ठीक है, वो अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे हर एक चीज़ को। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म का सिमिलर है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जस्ट उसके जैसा ही है ये क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये सिमिलर होता है बिल्कुल एज अ साइटोप्लाज्म की तरह ही। तो न्यूक्लियस क्या कंटेन करेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं, क्योंकि कैरियोप्लाज्म, कैरियो में से न्यूक्लियस और प्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर हो वो कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियस सेप भी कहते हैं। तो सेल सेप कहते हैं, सेल में प्रेजेंट रहने वाला सेप सेल सेप, सेल में प्रेजेंट रहने वाला फ्लूइड को साइटोप्लाज्म। उसी तरह न्यूक्लियस में रहने वाले फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियस सेप के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए, हिस्टोन एंड अदर प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। क्या क्रोमोसोम क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए, हिस्टोन एंड अदर प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कंपोज्ड है, यानी कि बना हुआ है। अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस बॉडी। न्यूक्लियस बॉडी क्या होता है? न्यूक्लियस बॉडी आर अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी कि जो न्यूक्लियस बॉडी है वहाँ पे प्रोटीन स्पेसिफिक मतलब पार्टिकुलर प्रोटीन का कंसंट्रेशन उस रीजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, और आरएनए दैट फॉर्म डिस्टिंक्ट और ऑफ्टन रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस के अंदर एक रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन का कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक प्रोटीन और आरएनए का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है। जो न्यूक्लियर बॉडी है वो स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर डोमेन कंटेन करता है जिसको कि न्यूक्लियर बॉडी कहते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर डोमेन है उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर बॉडी के नाम से जानते हैं, जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? अब कुछ प्रोमिनेंट न्यूक्लियर बॉडीज हैं जो न्यूक्लियाई है और द साइट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस है। मतलब ये न्यूक्लियर बॉडी है जहाँ पे कि राइबोसोमल सब यूनिट का सिंथेसिस होता है। जैसे कि कौन कौन से देखते हैं? कैसल बॉडी, हिस्टोन लोकस बॉडी, PML दैट इज प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया न्यूक्लियर बॉडी। इस तरह के ये 3 तरह के न्यूक्लियर बॉडी है। कैसल बॉडी कहाँ पे कैसा होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये mRNA के प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करता है। तो एक एक फंक्शन आप लोग आपको याद रखना है। कैसल बॉडी कैसा होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या काम करता है? mRNA के प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेशन लेता है। क्या? mRNA के प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट करता है। हिस्टोन लोकस बॉडी, हिस्टोन लोकस बॉडी क्या होता है? जहाँ पे हिस्टोन mRNA सिंथेसिस होता है। ऐसा साइट जहाँ पे हिस्टोन mRNA का सिंथेसिस हो उसको बोलते हैं हिस्टोन लोकस बॉडी। ठीक है, PML प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया न्यूक्लियर बॉडी, ये क्या होता है? मतलब ये जो सेलुलर डिफेंस के अगेंस्ट जैसे DNA वायरसेस वगैरह के लिए पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन का जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है उसके लिए ये मतलब यहाँ पे साइट का काम करता है थ्रू द एडिशन ऑफ ए स्मॉल यूबिक्विटिन लाइक प्रोटीन। तो स्मॉल यूबिक्विटिन लाइक प्रोटीन को ऐड करता है और ऐड करके जो DNA वायरसेस है मतलब रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर डिफेंस अगेंस्ट DNA वायरसेस, मतलब DNA वायरसेस के अगेंस्ट जो है ये डिफेंस में पार्टिसिपेट करता है, डिफेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का साइट है थ्रू द एडिशन ऑफ ए स्मॉल यूबिक्विटिन लाइक प्रोटीन। ठीक है, इस तरह से हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर है जिसके थ्रू जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर मूवमेंट होता है चीज़ों का। ये वाला जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है आपको
न्यूक्लियोलस। ठीक है, आप इसको वो योग मत समझ लीजिएगा, ये न्यूक्लियोलस है। अब इसका हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे किस तरीके से, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट है, और इससे ये आउटर लेयर से जो होता है न्यूक्लियस का, उससे लगा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसलिए ये उबर खाबर जैसा लग रहा है, तो इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पे भी ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है जो कि थ्रेड लाइक होता है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, यहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर है, ये जो दिख रहा है आपको ये न्यूक्लियर पोर है, राइट। और ये जो दिख रहा है ये आपको राइबोसोम है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इस तरीके से ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। किस में नहीं प्रेजेंट होता है, तो मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स में नहीं प्रेजेंट होगा, यानी आरबीसी में नहीं प्रेजेंट होगा, ओवा में नहीं प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोनिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन ये सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स में, ओवा में, एम्ब्रियोनिक सेल में, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्यूब इन द साइटोप्लाज्म। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब का नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, जेल लाइक फ्लूइड है सेल के अंदर। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म यानी कि जेल लाइक फ्लूइड होता है उसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है जिसको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग करवाता है, लिपिड का सिंथेसिस कराता है, कैल्शियम का स्टोरेज करने में हेल्प करता है, कैल्शियम स्टोरेज की तरह के फॉर्म में काम करता है, और इस कैल्शियम को रिलीज़ करने में भी ये हेल्प करता है। कि आपको हमने IP3 डैक पाथवे वगैरह पढ़ाया था, ER कैल्शियम जो है IP3 जो है वो ER में एंटर करता है, और ER से जो है कैल्शियम आयन क्या हो जाता है, बाहर आता है। तो ये कैल्शियम आयन को भी रिलीज़ करने का काम करता है। बहुत सारे प्रोटीन फोल्डेड होते हैं ER के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारे प्रोटीन फोल्ड होते हैं। एंड जो है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये इस तरह से सिस्टर्नी कहलाता है। ठीक है, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, एंड इसको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होने के कारण पूरे के पूरे सिस्टर्नी प्लेन रहता है, इसलिए उसको स्मूथ कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे फैटी एसिड एंड फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस होता है, यानी ओवरऑल कहें तो लिपिड का सिंथेसिस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, और ये साइट है फैटी एसिड एंड फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस होने का, यानी कि लिपिड सिंथेसिस होने का साइट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण यहाँ का सिस्टर्नी के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा ऊबर खाबर नजर आता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम ये जो है क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, तो
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। क्यों होता है? क्योंकि राइबोसोम वहाँ प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। अब एक आता है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी साइटोप्लाज्मिक कहती हूँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? वो मसल्स में पाया जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में पाया जाता है, जिसके पास स्टोरेज होता है कैल्शियम आयन का, कंटेन करता है कैल्शियम आयन पंप। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है नॉन मसल सेल का, यानी कि मसल सेल्स नॉन मसल सेल्स, नॉन मसल सेल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। जो नॉन मसल सेल है उसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी सिमिलर कैल्शियम पंप कंटेन करता है, बट स्मॉलर क्वांटिटी में करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल में पाया जाता है, जो कि कैल्शियम पंप को कंटेन करता है और स्टोरेज कैल्शियम आयन का स्टोर करके रखता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन मसल सेल है उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी सिमिलर कैल्शियम आयन पंप जो है कंटेन करता है, लेकिन स्मॉलर अमाउंट में करता है, यानी कि लेस अमाउंट में करता है। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखें, ये देखिए न्यूक्लियस इसके अंदर, यहाँ पे ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है एंड ये जो है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इस तरह से पोर आपको जाली जाली जैसा नजर आ रहा है, दैट इज द न्यूक्लियर पोर। इस तरह से यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए ये सारे जितने भी ये न्यूक्लियर पोर ही तो है, न्यूक्लियर पोर ही तो है। ये न्यूक्लियर पोर के ऊपर जो ये कवर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं, एकदम बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, चकाचक है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये एकदम तह पे तह जमा, जिस तरह कपड़े चपेट चपेट के हम लोग रखते हैं ना, तो उस तरीके से यहाँ पे चपेटा हुआ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। और सिस्टर्नी के ऊपर में इस तरीके से यहाँ पे, कहाँ गया मेरा कर्सर? आप लोग सुना तो नहीं लिया हो मेरी कर्सर? नहीं, मिल गया। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये राइबोसोम है, सिस्टर्नी के ऊपर इस तरह से राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम पर ये रफ स्ट्रक्चर दिखता है, सो इट इज कॉल्ड अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंड देखिए कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से लगा हुआ होता है, ये भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो छेद है चलनी की तरह है, एक्चुअली में देखिए आप चलनी की तरह दिख रहा है। ठीक है, उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके अंदर ये जो है आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे इस तरीके से राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर में प्रेजेंट होता है। ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या क्या चीज़ें डील करा है। आज हम लोगों ने ऑर्गेनली के बारे में देखा, ऑर्गेनली के प्लांट एनिमल में किसमें क्या प्रेजेंट होते हैं वो देखा, उसके फंक्शन के बारे में देखा, फिर कुछ ऑर्गेनली को देखा एंड डबल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन के बेसिस पे कौन कौन सा ऑर्गेनली है वो देखा। फिर एक एक करके हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा डिटेल में एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट ऑर्गेनली विल बी डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास। एंड आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट इतना जो है आप लोग करते चलिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अच्छा लगा या बुरा लगा तो आप लोग कमेंट भी करा कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, आपके लिए और भी कुछ अच्छी चीज़ें हम ले करके आ सकें। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए, लाइफ में कुछ रखा रहिए। ठीक है, और पढ़ते भी रहिए। और आप डाउट के लिए विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो हमारा अर्जेंट चैनल दैट इज़ विद्या इंस्टीट्यूट, आप उस पर कोई डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, या फिर विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली चैनल है, वहाँ भी आप डाउट भेज सकते हैं, जो जहाँ पे और जिस माध्यम से आप डाउट को सॉल्व कराना चाहते हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से या रीडिंग नोट्स के माध्यम से, तो वो भी आप मैसेज कर देंगे, उस फॉर्म में आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।